तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में। क्लास 10th का हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हाउ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड हाउ इट चेंज द सोसाइटी, कल्चर, रीजन, एजुकेशनल एंड पॉलिटिक्स। किस तरह से प्रिंट कल्चर इन्वॉल्व हुआ सोसाइटी में और किस तरह से इसने चेंजेस लाई चीज़ों में, जैसे टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में किस तरह से सोसाइटी में बदलाव आया, कल्चर, रिलीजन, एजुकेशन और पॉलिटिक्स में आया बदलाव। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों कि इसका मीनिंग क्या होता है। दोस्तों, अगर हम लोग इसके मीनिंग की बात करें तो प्रिंट कल्चर रेफर्स टू क्रिएशन ऑफ सेपरेट ऑफ प्रिंटेड मटेरियल्स लाइक बुक्स, न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स etc। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे प्रिंट कल्चर का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज़ें जो कि छपे हुए प्रिंटेड फॉर्म में हमारे पास आती हैं, जैसे हमारे यहाँ बुक्स है, न्यूज़पेपर्स है, पैम्पलेट्स वगैरह हैं। ये सभी चीज़ें जो पोस्टर्स हम लोग देखते हैं, ये प्रिंट कल्चर का ही एक एग्जांपल है और इसको समझना और नॉलेज इकट्ठा करना बहुत ही आसान होता है। ये क्या करता है, तो इट्स हेल्प इन स्प्रेडिंग आइडियाज़, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन बहुत बड़े अमाउंट में। मान लीजिए कि अगर पूरे बिहार को ये आइडिया, ये जानकारी देना है मुझे कि 17 फरवरी से क्लास 10th का एग्ज़ाम चालू होने वाला है, तो मैं अगर पूरे बिहार में जा करके इसके बारे में बताता चलूँगा तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा और मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ ख़ास वर्ग को इसके बारे में बता पाऊँगा। लेकिन अगर मैं एक पैम्पलेट बनवा लूँ, एक पोस्टर बनवा लूँ और उसको जगह जगह पर लगा दूँ तो काफ़ी आसान होगा। प्रिंट कल्चर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है मॉडर्न वर्ल्ड को बनाने में। अगर मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत बड़ा योगदान रहा है किसका? प्रिंटिंग कल्चर का। अब हम लोग अर्ली हिस्ट्री ऑफ पेंटिंग के बारे में अगर जानें तो सबसे पहले जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है वो कहाँ डेवलप की गई थी? तो वो डेवलप की गई थी दोस्तों ईस्ट एशिया के अंदर। वो कहाँ पर डेवलप की गई? तो वो डेवलप की गई ईस्ट एशिया के अंदर, आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो चाइना के अंदर डेवलप्ड हुआ, चाइना के बाद जापान, जापान के बाद और भी कई जगहों पर ये डेवलप्ड हुआ था। इसके बाद सबसे पहले चाइना, जापान, कोरिया, इन सबों ने क्या किया था कि वुड ब्लॉक पेंटिंग का इस्तेमाल करके ये लोग क्या करते थे कि प्रिंटिंग किया करते थे। कौन सा प्रिंटिंग यूज़ करते थे? तो ये लोग वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का इस्तेमाल किया करते थे। बाद में इसको जो है, इस मेथड को आगे चलकर कार्विंग टेक्स्ट ऑन वुडन ब्लॉक्स किया गया। मतलब जहाँ पर क्या हुआ कि पहले तो टेक्स्ट को काट करके, मतलब क्या होता था कि बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा है, उसको काट करके और उस पर लिखा जाता था जो भी लिखना हो। और बाद में ये चीज़ें चेंज होकर चली आई कहाँ पर? पेपर के रूप में। अब कैसे प्रिंट होता है? तो अब अपने यहाँ पेपर के फॉर्म में प्रिंट होता है। आगे हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रिंट इन चाइना। जब हम प्रिंट इन चाइना के बारे में बात करते हैं तो प्रिंट इन चाइना हम लोग देखेंगे। तो प्रिंट इन चाइना में सबसे पहला चीज़ हम लोग जब देखेंगे तो चाइना वाज द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप प्रिंटिंग। आपसे एमसीक्यू में सवाल पूछेगा कि सबसे पहले किस देश ने प्रिंटिंग का काम शुरू किया, तो आप वहाँ पर आराम से लिख सकते हो कि सबसे पहले किसने शुरू किया? चाइना ने किया। और किस टेक्स्ट में किया? तो कन्फ्यूशियन टेक्स्ट में किया, जहाँ पर बहुत बड़े नंबर में सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन का बुक वगैरह, क्वेश्चन पेपर वगैरह, वो सब चीज़ें छापी जाती थी। और इसकी शुरुआत हुई थी 17वीं शताब्दी के अंदर, जहाँ पर नॉवेल छापे गए, पोइट्री छापे गया, प्लेस छापे गए। और ये जो चीज़ें हुई ये क्या हो गई? ये बिकम पॉपुलर, ये बहुत ही फेमस हो गए चाइना के अंदर। और इन्होंने, ये प्रिंटिंग ने हेल्प किया किस चीज़ में? तो प्रिंटिंग ने हेल्प किया लिटरेसी रेट को बढ़ाने में, साक्षरता दर को बढ़ाने में प्रिंटिंग ने बहुत बड़ा योगदान भी दिया, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला जो टॉपिक है अपना प्रिंट इन जापान। तो दोस्तों प्रिंटिंग जापान, इसको इंट्रोड्यूस किया गया बुद्धिस्ट मिशनरीज के द्वारा लगभग 768 से 770 एडी के आसपास। यहाँ पे भी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का ही इस्तेमाल किया जाता था और इसमें छापा क्या जाता था? तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट छापते थे, पेंटिंग्स, लेटर, पॉपुलर लिटरेचर, इन सभी चीज़ों को छापा जाता था। वहीं इसके बाद अगर किताबों की बात करें तो किताब में डेली लाइफ स्टोरीज, प्लेस बिकम वाइडली रीडेड। लोगों ने क्या पढ़ना शुरू किया कि डेली लाइफ की कहानियाँ पढ़ना शुरू किया और कई सारे नाटक, ये सब सभी चीज़ें छापी गई। इसके बाद धीरे धीरे प्रिंट कल्चर पहुंचता है अपना यूरोप। प्रिंट कल्चर अब कहाँ पहुंचेगा? तो अब प्रिंट कल्चर पहुंचेगा यूरोप में। और यूरोप जब पहुंचा, ये पहुंचा था यूरोप 15वीं शताब्दी में। ये यूरोप कब पहुंचा? तो ये पहुंचा था 15वीं शताब्दी के अंदर। 15th सेंचुरी में प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है अभी? अभी प्रिंटिंग प्रेस यूरोप में है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा नाम हमारे सामने आता है जिसका कि नाम है
जोनासन गुटेनबर्ग। कौन है ये? जोनासन गुटेनबर्ग। एक मिनट ज़रा सा मैं इसको अंडरलाइन कर लूँ, थोड़ा सा अंडरलाइन करने में समस्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे किसने किया? तो जोनासन गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग का जो है वो प्रिंटिंग चालू किया। और जोनासन बर्ग ने ही यूरोप में सबसे पहले एक बड़े लेवल पर एक किताब को छापा था जिसका नाम था द बाइबल। और ये बुक बहुत ही बड़े लेवल पर छापा गया था और इसने ऐसी क्रांति लाई कि किताबों का छपना बहुत ही सस्ता हो गया और लोगों तक किताबें पहुंचनी भी आसानी से शुरू हो गई। अब बात इम्पैक्ट की करते हैं। देखो, जब कोई चीज़ें नई शुरू होती है तो उसका इम्पैक्ट भी लोगों के ऊपर पड़ता है। तो प्रिंटिंग शुरू होने से पहले क्या था कि सारी चीज़ें हैंड रिटेन होती थी, लिखा हुआ लोगों के पास आता था और जो कि बहुत ही महंगा होता था। मान लो किसी ने लिखा है, मेहनत करके लिखा है, तो बहुत महंगा बेचेगा किसी चीज़ को, क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। इसमें प्रिंटिंग ने क्या किया? प्रिंटिंग ने बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया। इसके कारण क्या हुआ कि रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द बुक्स, किताबों का जो कॉस्ट था वो कम हो गया, क्योंकि अब यहाँ पर छप रहा है तो समय भी कम लग रहा है। लिखने में क्या होता था कि आपको बहुत समय लगता है, लेकिन छापने में आपको समय नहीं लगता। तो इसने सबसे पहला काम तो ये किया कि कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया। और दूसरा चीज़ कि पढ़ने की जो क्षमता थी उसको इंक्रीज़ कर दिया। कॉस्ट कम होगा और पढ़ने का क्षमता क्या हो जाएगा? ज़्यादा डेवलप्ड हो जाएगा। और इसने क्या किया? तो पूरे यूरोप के अंदर लोगों की रुचि बढ़ा दी स्टडी को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के। और लोगों ने ये जो पढ़ने का, स्टडी करने का, रीडिंग का जो हैबिट है ये कॉमन पीपल तक पहुंच गई। पहले क्या था कि जो बड़े बड़े राजा महाराजा एलाइट क्लास के लोग होते थे वो लोग ही रीडिंग्स करते थे, लेकिन अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब हर इंसान, यानी कि जो कॉमन पीपल हैं वो भी अब किताबें पढ़ रहे हैं और उन उन तक किताबें पहुंच रही हैं। उनका जो इंटरेस्ट है वो किताब को पढ़ने में जग रहा है। अब हम लोग बात करेंगे कि क्रांति कैसे हुई, ये जो प्रिंट रेवोल्यूशन मार्केट में आया ये कहाँ से आया और क्यों आया। तो दोस्तों, प्रिंट रेवोल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो इसने लोगों की ज़िंदगी को क्या किया? चेंज करके रख दिया। प्रिंट रेवोल्यूशन ने क्या किया? लोगों के जीवन को चेंज कर दिया। आइडिया, नए नए आइडियाज़ जो है वो लोगों के दिमाग में आने लग गए और वो आइडिया क्या हो गया? स्प्रेड होने लगा, फैलने लगा। और प्रिंट से अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर मान लो मुझे बिहार बोर्ड के पेपर के बारे में किसी को बताना है तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ? तो मैं उसके लिए कर सकता हूँ कि मैं लोगों तक जाऊँ, लोगों को अपने मुंह से बताऊँ कि हाँ भैया, यहाँ पे इतने तारीख को एग्ज़ाम है और ऐसा ऐसा होने वाला है। उससे क्या होगा कि मैं बहुत ही कम लोगों तक पहुँच पाऊँगा। लेकिन प्रिंटिंग के ज़रिए लोग बहुत बड़े ऑडियंस तक पहुँचे। इसने लोगों को इनकरेज किया क्वेश्चन पूछने के लिए कि आप अथॉरिटी से सवाल पूछ सकते हैं। आज आप देखते होंगे बहुत सारे लोग आरटीआई करते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट करते हैं, जिसमें हम लोग जनरली क्या करते हैं? सरकार से सवाल पूछते हैं। तो जब हम लोग सरकार से सवाल पूछते हैं तो कहीं से तो इसकी शुरुआत हुई होगी। इसकी शुरुआत भी प्रिंट कल्चर से ही हुई, रिवॉल्यूशन आया और वहाँ से हुआ, लोगों का बात ऊपर तक पहुँचने लगा। अब प्रिंट का रिफॉर्मेशन कैसे हुआ? दोस्तों, उस समय पे कैथोलिक चर्च एक बहुत ही आइडियल जगह होता था। लोग कैथोलिक चर्च जाया करते थे और कैथोलिक चर्च जाते थे तो कैथोलिक चर्च में होता क्या था कि अब यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग ने उस कैथोलिक चर्च का क्रिटिसिज्म करना शुरू कर दिया। उनका जो लेखनी थी, वो जो लिखते थे उसमें सिंपली वो क्या करते थे? बहुत बड़े लेवल पर उसको बांटते थे लिख करके। तो हर लिखावट में वो क्रिटिसाइज़ करते थे किसको? कैथोलिक चर्च को। और प्रिंटिंग ने उनको बहुत हेल्प किया यूरोप को रिफॉर्मेशन करने के लिए। पूरे यूरोप को बदलने में प्रिंटिंग ने मार्टिन लूथर किंग को बहुत ही सपोर्ट किया। अब बात करते हैं प्रिंटिंग का इफेक्ट रिलीजियस पे और डिबेट्स पे। प्रिंटिंग बुक्स अलाउड पीपल टू रीड रिलीजियस टेक्सेस। अब जब छप रहा है प्रिंटिंग बुक्स तो जाहिर सी बात है ये रिलीजियस टेक्सेस में भी छप रहा होगा। तो अगर रिलीजियस टेक्सेस में छप रहा है तो लोगों के पास अब अलग अलग अपनी अपनी भाषाओं में टेक्सेस क्या है? आने लग गए हैं। तो जब अपने अपने भाषा में मेरे पास टेक्स्ट होगा तो मेरे लिए तो बहुत ही आसान हो गया कि हाँ, उसको हम लोग पढ़ेंगे।
अब यहाँ से लोगों ने अपने अपने भाषा में पढ़ना शुरू किया और इसने क्या किया, अब मान लो कोई हिंदी में पढ़ रहा है, कोई इंग्लिश में पढ़ रहा है, कोई मराठी, कोई गुजराती, कोई भोजपुरी, कोई किसी भी लैंग्वेज में पढ़ रहा हो, पढ़ तो सेम चीज़ रहा है ना। अगर रामायण के बारे में आप पढ़ रहे हो तो कोई रामायण को मराठी में पढ़ रहा है, कोई रामायण को तेलुगु में पढ़ रहा है, कोई हिंदी, कोई इंग्लिश। तो इससे क्या हुआ कि लोगों के बीच में जानकारी फैली और लोगों ने क्या किया, इस पर डिस्कशन शुरू किया। इसको लोगों ने बोला कि डिबेट। और आगे चलकर रिलीजियस बिकम मोर पर्सनल एंड इंडिविजुअल्स, और इससे लोगों के बीच में एक धारणा बनी कि हर धर्म क्या है, इंडिविजुअल है, और हर धर्म का अपना एक लिमिटेशन है, ये पर्सनल होता है। हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, ये कहाँ से पता चला, जब हमारे अपने अपने धर्म के टेक्सेस छपने लग गए। अब इसके बाद प्रिंट कल्चर एंड द इनलाइटमेंट, लोगों को जानकारी, लोगों का नॉलेज कैसे बढ़ा। तो प्रिंट कल्चर में थिंकर्स आए बहुत सारे, जैसे कि वोल्टायर आए, रोसो आए, इनकी पेंटिंग बहुत ही फेमस है, और जॉन लॉक आए। इन्होंने क्या किया कि प्रिंटिंग आइडियाज़ को पहले फैलाया, पूरे यूरोप में अलग अलग जगहों पर फैलाना शुरू किया, जिससे रीजन्स, इक्वलिटी और फ्रीडम, ये तीन चीज़ को बढ़ावा मिला कि हम इक्वल हैं, हमारे पास आज़ादी है, ये सब चीज़ें इनको मिली। और प्रिंटिंग ने हेल्प किया पुराने प्रथा को बदलने के लिए भी, जैसे कि भारत में आपने देखा होगा, आपने सुना होगा भारत के अंदर, कि भारत के अंदर वो था, क्या बोलते हैं उसको, भारत के अंदर वो था कि सती प्रथा थी, तो सती प्रथा ख़त्म किया। पुराना बिलीफ था, ट्रेडिशन था कि सती प्रथा में क्या होता था कि अगर हस्बैंड किसी का डेथ कर गया तो अब उसकी जो वाइफ है उसको जिंदा ही हम जला देते थे। तो ये तो सरासर गलत था, ऐसा तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए था। तो जिस वजह से इसमें भी प्रिंटिंग ने क्या किया, बहुत बड़ा हेल्प किया लोगों के धारणाओं को बदलने में। अब हम लोग बात करेंगे, आपने पढ़ा है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। आप पढ़ चुके हो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जब प्रिंटिंग कल्चर आया तब फ्रेंच रेवोल्यूशन पे क्या असर पड़ा। अब असर क्या पड़ेगा, तो दोस्तों सबसे बड़ा असर पड़ेगा कि लोगों का जो आइडिया है ना वो, अब मान लीजिए कि मैंने एक क्रांति शुरू की कि मैं राजा से सवाल पूछूंगा। हजारों करोड़ों लोग हैं पूरे यूरोप में और मैं चला हूँ राजा से बात करने के लिए, राजा से सवाल करने के लिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं अकेला लड़ सकता हूँ राजा से? नहीं लड़ सकता ना, राजा मुझे ठोक देगा, बोलेगा तू है कौन। इसमें प्रिंटिंग कल्चर ने बहुत बड़ा हेल्प किया, और प्रिंटिंग कल्चर के जरिए लोगों ने क्या किया, लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए, किससे, तो राजा से सवाल हुए। और इससे क्या हुआ, लोगों तक पैम्पलेट पहुंचा, न्यूज़पेपर पहुंचा, जिससे रिवॉल्यूशनरी आइडिया पूरे यूरोप में फैला। मतलब मैंने अगर सोचा कि मैं राजा से बात करूं, तो ये बात करने का जो मेरा तरीका है वो पूरे यूरोप में मुझे फैलाना है। तो ये कैसे फैलेगा, मेरे पैम्पलेट से, मेरे प्रिंटिंग मटेरियल से फैलेगा। लोगों ने मोनार्की का और आर्टिस्टोक्रेसी का बहिष्कार किया। मोनार्की का मतलब राजतंत्र का, और आर्टिस्टोक्रेसी का मतलब आप जानते हैं, वहाँ पर जो आर्टिस्टों के साथ जो दिक्कत, जो आर्टिस्ट लोग थे उनके साथ जो चीज़ें चल रही थी। प्रिंट ने बहुत बड़ा रोल अदा किया पॉलिटिकल अवेयरनेस जगाने में। मतलब लोगों के दिमाग में ये बात डाली गई कि राजा महाराजा गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने में प्रिंट कल्चर ने बहुत बड़ा रोल भी प्ले किया। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे प्रिंट कल्चर इन इंडिया के बारे में, कि भारत में प्रिंट कल्चर कैसे आया और कब आया। जब हम प्रिंट कल्चर इन इंडिया की बात करें तो प्रिंट कल्चर इन इंडिया में हम लोग देखते हैं क्या है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रिंटिंग केम टू इंडिया विथ पुर्तगीज़ मिशनरीज़। किसके साथ भारत में प्रिंटिंग आई, तो पुर्तगीज़ और मिशनरीज के साथ आई। और कब आई थी, तो 16वीं शताब्दी में आएगी। आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि भारत में प्रिंटिंग कल्चर कब आई, तो 16वीं शताब्दी में आई। और कौन लेके आया, पुर्तगीज़ लेके आए और मिशनरीज वगैरह लेकर के आए। और भारत में जो सबसे पहली किताब छापी गई थी वो किताब थी तमिल भाषा में। भारत के अंदर पहली किताब किस भाषा में छापी गई, तमिल भाषा में छापी गई। और बाद में प्रिंटिंग जब फैलना शुरू हुआ भारत में, तो बाद में प्रिंटिंग बहुत सारे भाषाओं में फैलनी शुरू हुई। जैसे कि बाद में प्रिंटिंग होनी शुरू हो गई, तो प्रिंटिंग हुई अपने यहाँ बंगाली भाषा में, हिंदी भाषा में, उर्दू भाषा में, और कई सारे अलग अलग भाषाओं में भी फिर से पेंटिंग होना शुरू हो गया था। तो मैंने क्या क्या बताया आपको कि सबसे पहले बंगाली, फिर हिंदी, उर्दू और अदर लैंग्वेजेस में पेंटिंग शुरू कर दी गई हमारे देश के अंदर। आगे हम लोग बात करेंगे, आगे प्रिंट एंड इंडियन लैंग्वेजेस।
भारत में कई तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी। और जब पुर्तगीज़ लोग थे तो उनकी अलग लैंग्वेज थी, मुग़ल वाले आए तो अलग लैंग्वेज थी, अंग्रेज़ आए तो अलग लैंग्वेज आ गए, तो डच वाले आए अलग लैंग्वेज आ गए, तो जितने लोग उतनी तरह की भाषाएँ आई। तो प्रिंटिंग ने हमारा हेल्प किया किस चीज़ में? तो प्रिंटिंग ने हेल्प किया भारत के अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट करने में। प्रिंटिंग ने हेल्प किया लैंग्वेज डेवलप करने में। प्रिंटिंग ने और हेल्प किया तो रीजनल लैंग्वेज को बढ़ावा देने में। यहाँ पर आप देख सकते हो डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में लैंग्वेज डेवलपमेंट में किया, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेज। और उसके बाद न्यूज़पेपर एंड बुक्स प्रिंट किए गए रीजनल लैंग्वेज में। जैसे मेरा घर मिथिलांचल पड़ता है, सहरसा जिला में, मैथिली में मेरी जो मातृभाषा है वो मैथिली है, तो मुझे मैथिली किताबें मिलने लगी। जो बंगाल के लोग हैं वो बंगाली जानते हैं तो उनको बंगाली के भाषा में किताबें मिलने लगी। इससे क्या हुआ कि भारतीय नागरिकों के अंदर पढ़ने का इंटरेस्ट जगने लगा। मान लो मुझे मैथिली पढ़ना पसंद है, मैं हिंदी की किताबें नहीं पढ़ना चाहता, मेरा मन नहीं लगता, तो मैं मैथिली की किताबें ढूंढता हूँ, तो मुझे मैथिली मिल गई तो मैं पढ़ूंगा। मेरा इंग्लिश ख़राब है, मुझे हिंदी किताबें पढ़ना पसंद है, तो हिंदी मिलेगा तो हिंदी पढ़ूंगा। तो ये बात हुई यहाँ पर किसकी? तो ये बात हुई यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज की, कि मैं जिस भी रीजन से बिलोंग करता हूँ वहाँ का जो लैंग्वेज है मैं सिर्फ उसी में उस किताब को क्या करूँगा पढ़ूंगा। आगे प्रिंट एंड सोशल रिफॉर्म्स की बात करें तो प्रिंटिंग ने सोशल रिफॉर्म में भी बहुत सारा काम किया। मैंने अभी ऊपर आपको एक एग्जांपल दिया था सती प्रथा का, जहाँ पर एक अगर कोई हस्बैंड है वो मर गया तो उसकी पत्नी को भी क्या करना पड़ेगा, उसकी पत्नी को भी जला दिया जाएगा, वो भी जिंदा। तो ये तो खराब प्रथा थी। इसको ख़त्म करने के लिए आपको क्या लगता है डायरेक्ट सिर्फ बात करने से फैल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा? नहीं, इसके लिए बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। अब हमारे देश में बहुत सारे इश्यूज थे, जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी भी है, विडो रीमैरिज एंड वुमेन्स एजुकेशंस वेयर डिस्कस्ड। अब हमारे देश में क्या था ना कि बहुत तरह की चीज़ें थी, जैसे कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन, कि मैं ब्राह्मण जाति से हूँ तो ये उस जाति से है, ये उस जाति से है। मुझे मैं उतना किसी को टारगेट नहीं कर रहा, बस पढ़ाने के मकसद से बता रहा हूँ। विडो रीमैरिज, विधवा पुनर्विवाह। उसके बाद लड़कियों की पढ़ाई को लेकर के आपने सुना होगा कि लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। ऐसी ऐसी चीज़ें थी कि जिसके ऊपर क्या किया जा सकता था, जिसके ऊपर डिस्कशन किया जाता था। और प्रिंटिंग इस समय पर एक टूल की तरह आया समाज में। समाज को बदलने के लिए प्रिंटिंग ने क्या काम किया, एक टूल का काम किया। अब ये टूल कैसे काम किया? तो टूल काम करता है न्यूज़पेपर के थ्रू, और नेशनलिज्म इन इंडिया को बढ़ावा भी दिया। इंडिया के अंदर न्यूज़पेपर फैलना शुरू हो गया। न्यूज़पेपर ने क्या किया कि आइडियाज़ फैलाने शुरू किए, नेशनलिस्ट का आइडिया फैलाना शुरू किया कि मान लो मुझे आज़ादी चाहिए, तो अब एक आदमी अगर गांधी जी घर घर जाके बोलते तो देश आज़ाद होने में बहुत समय लगता, लेकिन उन्होंने न्यूज़पेपर का हेल्प लिया। इसके बाद न्यूज़पेपर का हेल्प लिया दे क्रिटिसाइज ब्रिटिश पॉलिसीज़ एंड रूल्स। न्यूज़पेपर के माध्यम से, पैम्पलेट के माध्यम से उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश पॉलिसीज़ का भी बहिष्कार किया। प्रिंट हेल्प यूनाइट पीपल अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। अब जब हम लोग गुलाम थे ना, तो उसको कॉलोनियल रूल बोलते थे। उसको क्या बोलते हैं? कॉलोनियल रूल। अब कॉलोनीज क्या होती है, ये आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा होगा कि जब एक बड़ा देश किसी दूसरे बड़े देश के ऊपर कब्जा करता है और उसके चल अचल संपत्तियों का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए करता है, तो ऐसे देश को कॉलोनी बोलते हैं। तो कॉलोनियल रूल का हम लोगों ने बहिष्कार किया और इसके खिलाफ काम करने में हमें यूनिटी मिली, कि देश के अलग अलग कोने में विचार पहुंचा। जो मेरे विचार से सहमत लोग थे वो मेरे साथ आ गए। जैसे अब फॉर एग्जाम्पल गांधी जी कहते थे कि मैं मारधार नहीं करूँगा, तो जितने लोग मारधार नहीं करने वाले थे वो गांधी जी के साथ थे। भगत सिंह कहते थे कि मैं सीधा गोली मारूंगा, तो जो गोली मारने वाले लोग थे वो किसके साथ थे? वो भगत सिंह जी के साथ थे। ये कैसे लोगों तक पता चला, कि लोगों को कैसे पता चला गांधी जी नॉन वायलेंस में है और भगत सिंह वायलेंस में है? कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से छप करके लोगों तक पहुंच रहा था कि गांधी जी ने ये आवाज़ उठाई, भगत सिंह ने ये आवाज़ उठाया, तो लोगों को जो पसंद पड़ा वो लोगों ने ज्वाइन किया। अब हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, कि जिसका नाम है वुमेन एंड प्रिंट। विद द सेपरेट ऑफ प्रिंट वुमेन बिगेन रीडिंग एंड राइटिंग। आपको मैंने ऊपर बताया कि लोग महिलाओं को पढ़ाना नहीं चाहते थे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप पढ़ पा रहे होंगे कि वुमेन बिगेन रीडिंग एंड राइटिंग। यहाँ से महिलाओं ने पढ़ना और लिखना शुरू किया।
क्योंकि अब किताबें मिल रही हैं, घर तक पहुंच रही हैं, तो उनको पढ़ने का भी मौका मिल रहा है। बुक्स प्रमोटिंग वुमेन एजुकेशन वेयर पब्लिश्ड, ऐसी किताबें जिसमें महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, उस किताब को छापना शुरू किया गया। क्या क्या बढ़ावा दे रहा है? तो प्रमोटिंग वुमेन्स एजुकेशन, ऐसी किताबें जो महिलाओं के शिक्षा को बढ़ावा देता है, उस किताबों को छापा जाने लगा। और वुमेन राइटर्स इमर्ज्ड एंड शेयर देयर एक्सपीरियंस, और यहाँ से शुरू हुआ महिला लेखक का काम, जिन्होंने लिखना शुरू किया और धीरे धीरे उनकी किताबें छपने भी लग गई। चिल्ड्रन एंड प्रिंट की बात करेंगे आगे। अगला टॉपिक अपना है चिल्ड्रंस बुक एंड टेक्स्ट। अभी हम लोग देखते हैं ना, वर्णमाला की किताब आती है, A to Z की किताब आती है, कहानी पोएम्स की किताब आती है, वो भी यहाँ से शुरू हुई और बड़े नंबर पर इसको छापना शुरू किया गया। छोटे छोटे स्टोरी, छोटे छोटे पोएम, एजुकेशनल बुक्स, ये सभी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल होने लग गई। इससे क्या हुआ कि भारत में बच्चों का जो एजुकेशन है वो इम्प्रूव होने लगा, लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। इसके बाद एक एक्ट आता है सेंसरशिप एंड प्रिंट। सेंसरशिप का मतलब होता है, आपने देखा होगा कि कई सारे वेब सीरीज़, कई सारी मूवीज़ में कुछ सीन ऐसे होते हैं जिनको काट दिया जाता है। वो सीन या तो एडल्ट सीन होता है या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई कुछ बोल जाता है, तो उसको क्या किया जाता है? कट किया जाता है। उसके लिए एक बोर्ड बैठाया जाता है जिसको बोलते हैं सेंसरशिप। तो जब ब्रिटिशर्स ने देखा कि बहुत सारे भारतीय नेता ऐसे हैं जो अंग्रेज़ों के खिलाफ, कॉलोनियल रूल के खिलाफ बात उठा रहे हैं, तो उन्होंने एक स्ट्रिक्ट लॉ इम्पोज किया। किसके ऊपर? न्यूज़पेपर के ऊपर। और इसको बोला गया सेंसरशिप एक्ट या फिर सेंसरशिप बोर्ड। सिंपली इसमें अगर हम लोग बात करें तो क्या किया गया? लॉ लगाया गया, और लॉ लगाने के बाद प्रेस को कंट्रोल में लिया गया, और नेशनलिस्ट राइटिंग्स, जो भी ऐसा न्यूज़पेपर था जो कि अंग्रेज़ के खिलाफ लिख रहा था, तो उसको देशद्रोह करार देते हुए उसको बंद करने का आदेश दिया गया कि तुम ऐसा नहीं छाप सकते। और प्रेस की आज़ादी को लिमिटेड कर दिया गया। प्रेस की आज़ादी को क्या कर दिया गया? लिमिटेड कर दिया कि आप कुछ भी छापोगे तो पहले मेरे से पूछोगे, अगर मुझे पसंद है तो आप छापोगे और नहीं पसंद है तो आप नहीं छापोगे। और अब यहाँ पर अपना टॉपिक हुआ है क्लोज। हम लोग एक बार कंक्लूज़न की बात कर लेते हैं। तो कंक्लूज़न में क्या होगा? तो प्रिंट कल्चर ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। इतना समझ गए आप कि प्रिंट कल्चर ने क्या किया? पूरे वर्ल्ड को बदल के रख दिया। इट सेपरेट नॉलेज, इसने नॉलेज फैलाया, अवेयरनेस फैलाया, और क्या फैलाई? एजुकेशन यानी कि शिक्षा फैलाया, लोगों को ज्ञानी बनाया, लोगों को जागरूक बनाया, और लोगों को पढ़ा लिखा भी बनाया। प्रिंट प्लेड ए मेजर रोल इन शेपिंग मॉडर्न सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी। मॉडर्न सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी को नया आकार देने में भी प्रिंट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो दोस्तों ये था अपना आज का टॉपिक, जहाँ पर मैंने आपको डिस्कस किया है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं कि आपको नोट्स चाहिए, तो ये नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएगा PDF फॉर्मेट में, आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ये था अपना एक क्विक रिवीजन जो मैंने आपको कराया। आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपको इससे थोड़ी बहुत मदद मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।